मूल स्रोतों पर आधारित इस ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के हजारों सालों के इतिहास को टटोलने वाले हैं। हम सीधे सोर्स मटेरियल से देखेंगे कि कैसे बड़े-बड़े साम्राज्यों का शानदार उदय हुआ और फिर कैसे उनका एकदम नाटकीय पतन भी हो गया। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले आर्यों से मौर्यों तक, फिर चोल और गुप्त का स्वर्ण युग, उसके बाद सल्तनत और मुगल काल, फिर मराठा और सिख साम्राज्य, वहां से भारत में ब्रिटिश युग और अंत में आज़ादी तक का सफर। ये एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन होने वाली है। तो आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, आर्यों से लेकर मौर्य साम्राज्य तक। कहानी शुरू होती है करीब 1500 ईसा पूर्व से, जब इंडो आर्यन भारत में आए। और फिर सदियों बाद जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर का प्रभाव कम हुआ, तब चंद्रगुप्त ने सत्ता पर कब्जा करके मौर्य साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। इसी ने आगे चलकर उनके पोते अशोक और उस ऐतिहासिक कलिंग युद्ध के लिए मंच तैयार किया। अब देखें, मौर्य युग में अभूतपूर्व सांस्कृतिक समृद्धि आई थी। असली सोने के सिक्के चले और इसी दौरान चाणक्य का मशहूर अर्थशास्त्र भी संस्कृत में लिखा गया। लेकिन इस अपार सफलता की एक बहुत भयानक मानवीय कीमत भी थी। कलिंग युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख विस्थापित हुए। इस भयंकर खून खराबे ने अशोक को इतना झकझोर दिया कि उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा त्याग दी। और यहीं पर इतिहास की एक बड़ी ही क्लासिक विडंबना देखने को मिलती है। अशोक के शांति के रास्ते पर चलने से हुआ ये कि मौर्य सेना कमजोर पड़ गई। इसका पूरा फायदा उठाया सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और खुद सत्ता हथिया ली। पर दिलचस्प बात क्या है, यही शुंग वंश बाद में खुद भ्रष्टाचार और विलासिता का शिकार हुआ और उनका भी पतन हो गया। मतलब इतिहास खुद को दोहराने लगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं चोल और गुप्त काल के स्वर्ण युग की तरफ। 1500, जरा सोचिए, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन 1500 सालों को दर्शाती है जितने समय तक चोल साम्राज्य ने शासन किया। ये इस पूरे क्षेत्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक टिकने वाला साम्राज्य था। लेकिन इतने लंबे और शानदार शासन का अंत कैसे हुआ? हमारी बोलचाल में एक बड़ा मशहूर मुहावरा है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल यही हुआ। चोल राजा अपनी भव्यता और शानदार मंदिर बनवाने में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अपनी सरहदों की सुरक्षा को ही नजरअंदाज कर दिया और बस यहीं से उनके पतन की शुरुआत हो गई। इसके बाद बारी आती है गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग की। अब जरा ये सोचिए कि चंद्रगुप्त प्रथम को पाटलिपुत्र जैसा पूरा का पूरा शहर शादी के तोहफे में मिल गया था। इस दौर में समुद्रगुप्त जैसे राजाओं ने भयंकर युद्ध तो लड़े ही, लेकिन साथ ही कालिदास, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे महान विद्वानों को भी भरपूर बढ़ावा दिया। इसी वजह से गणित और संस्कृत साहित्य में गजब का विकास हुआ। अब हम आते हैं एक बहुत ही अलग दौर पर, सल्तनत और मुगल काल। अब जैसे जैसे क्षेत्रीय शक्तियों ने खुद को बचाने के लिए नए गठबंधन बनाए, वैसे वैसे विनाश का पैमाना भी बढ़ता गया। इन शुरुआती हमलों की भयावहता का अंदाजा आप सिर्फ इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने नालंदा के विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय में रखी करीब 90 लाख, जी हां 9 मिलियन किताबों को जलाकर खाक कर दिया था। उस समय सत्ता के गलियारों में बदलाव बहुत तेजी से हो रहे थे। खिलजी वंश का अलाउद्दीन 1316 में सचमुच पूरी तरह थककर मर गया। उसके बाद तुगलक वंश आया, जिसने ओडिशा पर हमले किए, और इन लगातार चलने वाली उथल-पुथल ने सीधे तौर पर मुगल साम्राज्य के 3 सदी लंबे वर्चस्व के लिए दरवाजे खोल दिए। फिर अकबर और शाहजहां जैसे मुगल सम्राटों के शासनकाल में नीतियां पूरी तरह बदल गईं। 2 सबसे बड़े बदलाव क्या थे? पहला था जजिया, जो गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक विशेष टैक्स था, और दूसरा था जमींदारी सिस्टम, जिसने किसानों पर भारी लगान का बोझ डाल दिया। देखा जाए तो मुगलों की विरासत काफी जटिल रही है। हुमायूं से लेकर आलमगीर तक के उन 300 सालों के शासन में बहुत कुछ हुआ। भारत में बारूद का इस्तेमाल शुरू हुआ, लजीज बिरयानी की शुरुआत हुई और दुनिया को कुछ सबसे शानदार इमारतें मिली। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब उस भारी टैक्स के बलबूते पर टिका था जो आम जनता की जेब से वसूला जा रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मराठा और सिख साम्राज्य की ओर। अब मुगलों के इस भारी वर्चस्व के जवाब में इतिहास शांत नहीं बैठने वाला था। पूरे उपमहाद्वीप में नए सिरे से केसरिया परचम लहराने लगे।
दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज की शानदार सैन्य प्रतिभा ने एक बेहद मजबूत मराठा साम्राज्य को गढ़ा, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में महज 17 साल के शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने अदम्य साहस दिखाते हुए सिख साम्राज्य को एक नई पहचान दी। और इसके बाद शुरू होता है एक बिल्कुल नया अध्याय, भारत में ब्रिटिश युग। ठीक उस समय जब ये क्षेत्रीय साम्राज्य अपनी जीतों का जश्न मना रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के बहाने भारत आ पहुंची। मूल स्रोत के अनुसार इनका प्रभाव दो बिल्कुल विपरीत ध्रुवों में बटा हुआ था। एक तरफ तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, देश का विभाजन और भयानक आर्थिक लूट का अंधेरा था, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रेलवे का निर्माण किया, सती प्रथा को खत्म किया, अंग्रेजी शिक्षा दी और लोकतंत्र जैसी आधुनिक प्रणालियों की भी शुरुआत की। लेकिन उनका कब्जा करने का तरीका बहुत ही सुनियोजित था। जो सिर्फ व्यापारी बनकर आए थे, उन्होंने बड़ी कूटनीति से आखिरी मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराया, फिर पंजाब में सिख सेनाओं को मात दी और देखते ही देखते पूरे भारत के नक्शे पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। सब कुछ बदल गया था। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, स्वतंत्रता की राह। तो ब्रिटिश शासन के इस भारी बोझ ने अंततः एक बहुत बड़े विद्रोह को जन्म दिया और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का ये स्वरूप बड़ा अनोखा था। इस स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए एक तरफ तो शांतिपूर्ण विरोध और अनशन का लंबा रास्ता अपनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बलपूर्वक प्रतिरोध करके उन्हें सच कहें तो कान पकड़कर बाहर निकाला गया। ये दोनों ही तरीकों का एक बड़ा शक्तिशाली मिश्रण था। और यही लंबा और संघर्षपूर्ण सफर हमें 15 अगस्त 1947 के उस ऐतिहासिक दिन तक ले आता है। ये वो पल था जब अनगिनत साम्राज्यों की राख और सदियों के कड़े संघर्ष से एक आधुनिक, विविध और एकजुट राष्ट्र भारत आजाद हवा में सांस लेने के लिए उभरा। एक नई शुरुआत। अब उत्थान और पतन के इस पूरे चक्र को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा और विचार उत्तेजक सवाल सामने आता है। अगर 3000 सालों का इतिहास हमें ये दिखाता है कि हर अजय साम्राज्य अंततः एक छोटी सी व्याकुलता या ध्यान भटकने के कारण गिर जाता है, तो आज की आधुनिक महाशक्तियां किन कमियों को नजरअंदाज कर रही हैं? सोचिएगा जरूर। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। RMG, आज की दुनिया। RMG